हे एवरीवन, आज मैं जिस बीएल ड्रामा के एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो इनेमीज टू लवर्स की स्टोरी है, जहाँ ड्रामे के दोनों ही मेन लीड्स को एक दूसरे से फाइट करते करते लव हो जाता है। वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग बीएल ड्रामास की स्टोरी आपके लिए लेकर आऊँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ कुछ गुंडे एक लड़के को परेशान कर रहे थे। उस लड़के को इस तरह बुली होते देख ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड जान वांग उसे वहाँ हीरो की तरह बचाने आता है। जान वांग बहुत ही कोल्ड हार्टेड टाइप का पर्सन है, लेकिन अगर वो एक बार किसी से कुछ प्रॉमिस कर दे तो उसे पूरा करके ही मानता है। वो गुंडों की बहुत अच्छे से धुलाई करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। गुंडे तो पिटकर वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। अगर सर्जरी सक्सेसफुल रही तो तुम मैक्सिमम 2 साल तक ही जी पाओगे, और अगर सर्जरी नहीं करवाओगे तो तुम्हारा ट्यूमर बढ़ेगा, जिस वजह से तुम्हें हेडेक, डिजीनेस और हेलुसिनेशंस होंगी और तुम ब्लाइंड भी हो सकते हो। फिर भी तुम 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। ये सब सुनकर वांग अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन उसके डैड का सेक्रेटरी डैंग कॉल उठाता है। ये देखकर वांग कहता है मेरे लिए होंग टाउन की एक प्लेन टिकट बुक कर दो। अगले सीन में वो होंग टाउन पहुंच गया था, जहां डैंग उससे कहता है तुम अब होंग टाउन में ही स्कूल को अटेंड करोगे और वहां किसी से भी फाइट मत करना। तुम्हारी ग्रैंडमा का हाउस उन्होंने मरने से पहले एक फैमिली को दे दिया है, इसलिए तुम सी साइड के विला में ही रहना। वांग इतनी दूर आ चुका था, लेकिन उसके डैड काम में इतने बिजी थे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो होंग टाउन जा रहा है। वो बचपन से ही अपनी ग्रैंडमा के साथ इसी टाउन में रहता था, लेकिन एक दिन उसके डैड उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने उस टाइम उससे बोला था मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूंगी। उसने अपनी ग्रैंडमा के साथ इस टाउन में बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया था। उसे अपनी ग्रैंडमा का हाउस याद तो नहीं था, पर वो अपनी बचपन की मेमोरीज को याद करके प्रेजेंट में वहाँ तक पहुँच ही जाता है, जहाँ हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड शू युआन उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। युआन बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है और वो ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करता है। ये सुनकर वांग गुस्से में बोलता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। जिस पर युआन बोलता है कहीं तुम वांग तो नहीं हो। ये सुनकर वांग कहता है अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, तुम तो मुझे फिट लग रहे हो। तुमने ऐसा क्या किया जो मेरी ग्रैंडमा ने मरने से पहले तुम्हें ये हाउस दे दिया, और वैसे भी तुम्हारे जैसे छोटे शहर के लोग औरों के घरों पर नजर रखकर उन्हें चुराने की सोचते हैं। पर युआन कहता है हमारी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं और हमने तुम्हारी दादी से ये घर नहीं चुराया है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारा 5 साल तक वेट किया। वो हर साल न्यू ईयर पर तुम्हारा वेट करती थी। मरने से 6 महीने पहले भी वो डोर पर बैठकर तुम्हारे वापस आने का वेट करती थी, लेकिन तुम कहाँ थे। और अब ये घर मेरा है, इसलिए निकलो यहाँ से। उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था कि तभी युआन की छोटी सिस्टर नुओ वहाँ आकर वांग पर बुक से अटैक करती है, जिस वजह से वांग युआन के ऊपर गिर जाता है। हेड पर लगने की वजह से उसे बेहोशी सा फील हो रहा था। युआन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग तो इतने गुस्से में था कि पूछो ही मत। नुओ ने भी वांग को पहचान लिया था। अगले दिन वांग ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर स्कूल पहुंच गया था, जहां वो अपना इंट्रोडक्शन देकर सीधे युआन के बगल वाली सीट पर बैठने का डिसाइड करता है। लेकिन एक लड़की उससे बोलती है युआन के साथ मत बैठो, वो लड़का जिंक्स है। उसके साथ जो भी बात करता है या फिर बैठता है उसके पास सिर्फ बैड लक आता है। वैसे युआन के बारे में इस तरह के र्यूमर्स पूरे टाउन में फैले हुए हैं, इसलिए उससे कोई भी बात नहीं करता और हर कोई उसे अवॉइड ही करता है। लेकिन वांग इन सब बातों में नहीं मानता था। अब ब्रेन ट्यूमर से ज्यादा उसके लिए क्या ही बैड लक होता। जहां वो युआन से कहता है अपनी ग्रैंडमा के घर को तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा। वो चेयर पर बैठता है तो चेयर ही टूट जाती है। ये देखकर सब वांग से कहते हैं हमने तो बोला ही था उसके साथ मत बैठो, पर वांग कहाँ मानने वाला था। इस स्कूल में पूरे टाइम स्टडी करने से ज्यादा तो वो युआन को परेशान करने में लगा हुआ था। जब युआन क्लास में नहीं था तो सारे स्टूडेंट्स वांग को बताते हैं कि कैसे जो भी पर्सन युआन के साथ रहता है या तो उसकी मौत हो चुकी है या फिर उसने कोई बैड लक फेस किया है। और उसका एक फ्रेंड हुआ करता था जो एक एथलीट था, पर उसका भी पैर टूट गया और उसके बाद वो कभी स्पोर्ट नहीं खेल पाया और उसके बाद उसने स्कूल को छोड़ दिया था। अगले सीन में क्लास शुरू होने के बाद युआन वांग से कहता है जो भी क्लास के स्टूडेंट्स ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है वो सब सच है। ये सुनकर वांग अपने मन में सोचता है मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ तो मुझे बैड लक से क्या ही डरना। जहाँ वो सारे स्टूडेंट्स के सामने बोलता है
आज से मैं युआन का फ्रेंड हूँ, देखते हैं मुझे कौन सा बैड लक फेस करना पड़ता है। स्कूल ओवर होने के बाद वांग युआन को फॉलो कर रहा था तो युआन कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर वांग कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कैसे पर्सन हो जिसे हर कोई जिंक्स बुलाता है। युआन जिस भी शॉप के सामने से जाता, लोग अपनी शॉप के डोर को क्लोज कर देते, लोग उसे अपनी शॉप के अंदर तक नहीं आने देते थे। उसके लिए हर कोई सामान बाहर ही रख देता था, जिसे युआन चुपचाप बिना कुछ बोले बाय कर लेता। लड़कियां तो बस पूछो ही मत, उसे देखकर ऐसे भागती थी जैसे यमराज को देख लिया हो। ये सब देखकर वांग युआन से पूछता है, क्या हर कोई तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करता है? क्या तुम्हें ये सब देखकर गुस्सा नहीं आता? जिस पर युआन कहता है, तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं सबसे ये बोलूं कि मैं जिंक्स नहीं हूँ और मुझे अपना लो? तो वांग कहता है, तुम कुछ मत करो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए पीट सकता हूँ। पर ये सुनकर युआन बोलता है, फिर तो वो मुझसे और डर जाएंगे और कहेंगे अब मैं अपने साथ गुंडे लेकर भी चलता हूँ। तुम ना अपने काम से मतलब रखो। अपनी ओल्ड ग्रैंडमा को यहाँ अकेला छोड़ने के बाद तुम उनसे मिलने तक नहीं आए और तुम मुझे ज्ञान देने चले। युआन को फॉलो करते करते वांग उसके साथ एक शॉप में आ गया था जो युआन की मॉम की नूडल शॉप थी, जहां युआन की मॉम को लगता है वांग युआन का फ्रेंड है, लेकिन युआन बोलता है ये ग्रैंडमा चैंग का पोता है। पर ये सब सुनने के बाद भी युआन की मॉम वांग के लिए फिश बॉल्स बनाकर लाती हैं जो वांग को बहुत ज्यादा पसंद थे और अक्सर उसकी ग्रैंडमा उसके लिए फिश बॉल्स ही बनाया करती थी। युआन की मॉम तो चाहती थी उनका बेटा वांग को अपना फ्रेंड बना ले, लेकिन युआन कहता है बिल्कुल नहीं, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो अपनी ग्रैंडमा के मरने तक भी उनसे मिलने नहीं आया, ऊपर से यहाँ आकर मुझसे घर वापस मांग रहा है। युआन को हर कोई जिंक्स की तरह ट्रीट करता है, ये बात उसकी पूरी फैमिली जानती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। अगले सीन में नुओ अपने भाई से कहती है, ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि वांग तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है, और वैसे मैं तो ये मानती हूँ अगर कोई हमारी लाइफ में आता है तो वो हमारा फेट होता है। नुओ बीएल नॉवेल्स रीड करती है और उसका कहने का मतलब है शायद वांग युआन में इंटरेस्टेड है, लेकिन युआन कहता है तुम्हें एक्टिंग क्लासेस के लिए पैसे चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो अपना मुंह बंद करो और कबाड़ा नॉवेल्स को कम रीड किया करो। रात को युआन डॉक पर काम करने जाता है क्योंकि वो अपनी सिस्टर की एक्टिंग क्लासेस के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा है। वैसे तो उसकी पतली बॉडी को देखकर अंकल उसे काम पर नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उसके लिए हैवी सामान उठाना मुश्किल होगा, लेकिन युआन के रिक्वेस्ट करने पर अंकल उसे काम पर रख लेते हैं। ये सब दूर खड़ा वांग भी देख रहा था, जहां वो सोचता है युआन को पैसों के लिए इतना डेस्परेट होने की क्या ही नीड है। घर आने के बाद वांग को अपने खबरी से पता चलता है कि युआन के फादर बहुत पहले ही मर चुके हैं और युआन की मॉम बीमार है और मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव आती है, जिस वजह से युआन को काम करना पड़ता है। वांग अपनी ग्रैंडमा की फोटो को देखकर कहता है, ग्रैंडमा अगर आपको पता होता कि युआन की फैमिली ने आपको धोखा देकर वो घर अपने नाम करवाया है तो क्या आप फिर भी वो उन्हें देती? वो घर तो मेरा होना था। अगले दिन वांग एक बार फिर युआन से कहता है, तुम मुझे मेरी ग्रैंडमा का हाउस सेल कर दो, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पैसे पे करूंगा, तुम्हें पैसे की भी नीड है। पर युआन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पैसे की नीड होगी तो मैं खुद अर्न कर लूंगा। ये सुनकर वांग कहता है ठीक है, तो तुम मेरे बॉक्सिंग पार्टनर बन जाओ, मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ, जिसके वो युआन को काफी अच्छे पैसे ऑफर करता है। तो युआन कहता है, तुम मुझे ही क्यों हायर करना चाहते हो? ये सुनकर वांग बोलता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, पर तुम्हें मेरा हर काम करना होगा। मुझे कॉफी सर्व करने से लेकर मेरा स्कूल बैग तक उठाना पड़ेगा। ऑफर अच्छा था तो युआन भी डील एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ स्कूल ओवर होने के बाद वो वांग के घर जाता है, जहाँ वांग कहता है, मेरे लिए काम करने हैं तो मेरे रूल्स सुन लो, तुम मुझे मास्टर वांग कहकर बुलाओगे। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा तुम्हें उसका आंसर हाँ में देना होगा, और जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। वो युआन को बिल्कुल सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा था। उसे इस तरह काम करते देख वांग युआन से पूछता है, क्या तुम मेरी ग्रैंडमा की भी इस तरह टेक केयर करते थे? तो युआन कहता है, वो कभी भी हम पर डिपेंड नहीं रहती थी। अगले सीन में बॉक्सिंग करते टाइम वांग युआन से अपनी ग्रैंडमा के हाउस के ट्रीज और कैट के बारे में पूछता है, जहाँ युआन उसे सब कुछ बता देता है। प्रैक्टिस ओवर होने के बाद युआन को पैसे मिल जाते हैं।
अगले दिन वांग युआन को अपना स्कूल बैग कैरी करने को देता है, जो कुछ ज्यादा ही भारी हो रखा था क्योंकि वो अपने बैग में 3 ब्रेक लेकर आया था, जहां वो युआन को अपना होमवर्क करने को भी देता है। लंच ब्रेक में वांग को कुछ लड़के साथ में लंच करने को पूछते हैं, तो वो युआन से भी साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन युआन उसे कोई भाव तक नहीं डालता। तभी वहाँ बियान नाम का लड़का आकर युआन के सामने लंच रख कर कहता है, लिखना बंद करो और लंच करो। ये देखकर वांग तो सीधे बियान को जाकर जोर से पंच मारता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बियान युआन को बुली कर रहा है। और अब वांग और बियान के बीच फाइट होने लगती है, जिसे टीचर को आकर रुकवाना पड़ता है। टीचर युआन से सारा मैटर पूछती है, तो युआन कहता है, बियान मेरी मॉम के कहने पर मेरे लिए लंच लेकर आया था, लेकिन वांग ने गलत समझ लिया। वांग और बियान तो अब भी लड़ने में बिजी थे, लेकिन तभी वांग वहीं बेहोश हो जाता है। युआन उसे स्कूल नर्स जानशु के पास लेकर जाता है। उसे देखकर वांग को अपने बचपन की मेमोरी याद आती है, जहां वांग के फादर जानशु को बहुत मार रहे थे, लेकिन जानशु अपनी मिस्टेक कबूल ही नहीं करता। जानशु वांग का बड़ा भाई है, जो होंग टाउन में कुछ टाइम से रह रहा है। वो वांग से पूछता है, तुम कब से ऐसे बेहोश होने लगे? तुम्हारे साथ क्या इशू है? मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। लेकिन वांग कहता है, तुम मेरे भाई नहीं हो, फादर ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। जहाँ वो युआन को जल्दी से उसे क्लास में लेकर जाने को कहता है। युआन तो वांग से सॉरी बोल रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वांग कहता है, तुम हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। अगले सीन में फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में वांग युआन से कहता है, चलो साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन दो लड़कियां उसे ऐसा करने से रोकती हैं। जहां वो वांग से बोल रही थी, हम नहीं चाहते तुम्हें इस जिंक्स युआन की वजह से चोट लग जाए। ये सुनकर तो युआन वहां से जाने लगता है। वांग उसे रोकता है, लेकिन युआन कहता है, वांग मुझे नहीं पता तुम सच में मेरे दोस्त बनना चाहते भी हो या नहीं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम इस मैटर को यहीं एंड कर दो और मुझसे दूर रहो, ये सबके लिए ठीक रहेगा। तभी दूर से एक बॉल उड़ते हुए आती है, जो वांग को लगने वाली थी, जहाँ युआन उसे बचा लेता है, पर इस चक्कर में वांग भी गिर गया था। तो युआन कहता है, देखा, जो भी मेरे क्लोज आता है उसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पर वांग कहता है, मैं इन सब बातों में नहीं मानता हूँ, और अगर अभी तुम नहीं होते तो मुझे कौन सेव करता? चलो मेरे साथ नर्स ऑफिस चलो, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। नर्स रूम में उन दोनों को देखकर जानशु वांग से कहता है, तुम दोनों मुझे एक साथ ही नजर आते हो। वैसे मुझे एक कॉल पिक करना है और युआन को ज्यादा चोट लगी नहीं है, तो वांग तुम ही उसके हाथ पर पट्टी कर दो। जहां उन दोनों का अब मेडिसिन लगाने वाला रोमांटिक सीन चलता है। वांग कहता है, तुम्हें इस तरह मुझे बचाने की नीड नहीं थी, लेकिन युआन कहता है, मैं जिंक्स हूँ, मेरी वजह से ही तुम्हें बॉल लगने वाली थी। पर वांग कहता है, तुम ये सब थोड़ा कम सोचा करो। उन दोनों को इतने क्लोज देखकर तो जानशु स्माइल करने में बिजी था। स्कूल ओवर होने के बाद बियान स्कूल गेट पर वांग के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे अपना रिवेंज भी तो लेना था। लेकिन जानशु उससे कहता है, तुम जितना हो सके वांग से दूर ही रहो। ये सुनकर बियान कहता है, क्या अब स्कूल नर्स बच्चों की फाइट में भी दखल देने लगे? लेकिन तभी कुछ गुंडे बियान को ढूंढते हुए स्कूल आते हैं। बियान तो छुप जाता है, और जब उन्हें बियान नहीं मिलता तो वो वहाँ से खिसक लेते हैं। उन्हें देखकर जानशु बियान से पूछता है, क्या तुम उन्हें जानते हो? ये सुनकर बियान कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो। रात को फाइनली वांग और बियान एक जगह मिलते हैं, जहाँ वो फाइट करते उससे पहले ही लोन शार्क वहाँ आकर बियान से पैसे मांगने लगते हैं, क्योंकि उसने उन लोगों से पैसे जो ले रखे थे। तो वांग और बियान दोनों को ही वहाँ से भागना पड़ता है। वांग को तो युआन अपने साथ एक प्लेस पर छुपा लेता है, जहां वांग बोलता है, आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे ऐसा लगा था बियान तुम्हें बुली कर रहा था। यह सुनकर युआन कहता है, मेरी मॉम बिजी रहती हैं, इसलिए मुझे और मेरी सिस्टर को स्कूल में आकर लंच नहीं दे पाती। बियान को पैसे की नीड है, इसलिए वो मेरी मॉम का काम कर देता है, पर तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? ये सुनकर वांग कहता है, मैं किसी को भी बुली होते हुए नहीं देख सकता। युआन को वांग की ये बात काफी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ गुंडों ने बियान को पकड़ लिया था, जहां उन्होंने उसे वैसे भी बहुत धो दिया था। लेकिन तभी वहां जानशु की एंट्री होती है, जहां वो लोन शार्क से कहता है, जो भी पैसे बियान तुम्हें ओ करता है मैं उसे पे करूंगा। पैसे लेकर तो लोन शार्क्स वहां से चले जाते हैं, पर बियान जानशु से कहता है, मैं तुम्हें अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा।
ये सुनकर जांशु कहता है, मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल से तुम मेरे घर 2 घंटे ट्यूशन लेने आओगे ताकि तुम्हारा डेट क्लियर हो पाए। पर बियान तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा तो है ही नहीं। इसके बाद जांशु उसे अपने प्लेस पर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। दूसरी तरफ वांग को जांशु ने टेक्स्ट कर दिया था जिसमें लिखा था, मैंने बियान का डेट पे कर दिया है। अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो तो मुझे बता देना। अगर तुम यहाँ आए हो तो अच्छे से स्कूल में स्टडीज करो। युआन एक अच्छा लड़का है, उसका फ्रेंड होना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ये सब रीड करके वांग याद करता है कि कैसे युआन ने आज उसकी कितनी मदद करी। जहाँ वो अपने मन में सोचता है ये युआन रियल में किस टाइप का बंदा है। दूसरी तरफ युआन घर आने के बाद अपनी मॉम से पूछता है, जो पेपर बॉक्स वांग की ग्रैंडमा छोड़कर गई थी, क्या वो हमारे पास ही है? ये सुनकर उसकी मॉम हाँ कहती हैं, जहां वो अपने रूम में जाकर उस बॉक्स में से एक एनवलप को निकालता है। अगले दिन स्कूल में आर्ट पीरियड लगने वाला था तो युआन आर्ट रूम में जाकर सारे स्टूडेंट्स के लिए पेंटिंग स्टैंड लगाने लगता है, जहां वांग भी उसकी मदद करता है क्योंकि आजकल वो ज्यादातर युआन के आगे पीछे ही घूमता रहता है। क्लास में आज पोर्ट्रेट स्केच बनाने के लिए एक स्टूडेंट को मॉडल बनना था, जहां वांग टीचर से कहता है युआन स्केच के लिए अच्छा मॉडल रहेगा। टीचर के बोलने पर युआन भी मॉडल बनने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सारे बच्चे यही कंप्लेन कर रहे थे कि वो रिलैक्स होकर नहीं बैठा है। ये सब सुनकर वांग युआन के पास जाकर उसके पोस्चर को ठीक करता है। ये सीन तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गया था। स्टूडेंट्स के हाथों से तो पेंसिल, इरेजर सब गिर गए थे, पर वांग को किसी के भी रिएक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लास के बीच में एक लड़की गलती से अपनी ड्राइंग खुद ही खराब कर लेती है, पर वो सारा दोष युआन को दे रही थी। बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था जिस वजह से उनकी ड्राइंग बिगड़ गई थी, पर अपनी गलती का दोष वो युआन को दे रहे थे। ये सुनकर युआन अपनी सीट पर जाने लगता है, पर वांग सारे स्टूडेंट से कहता है, युआन अगर अपने आप को डिफेंड नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे ब्लेम करते रहो। तुम्हें पता भी है क्लास शुरू होने से पहले उसने तुम्हारी पेंटिंग स्टैंड्स को लगाया है। अपनी गलती के लिए तुम उसे कैसे ब्लेम कर सकते हो? क्लास ओवर होने के बाद सारे स्टूडेंट्स युआन से आकर सॉरी बोलते हैं। अगले सीन में स्कूल ओवर होने के बाद वांग युआन से पूछता है, आज तुमने क्लास में कुछ क्यों नहीं बोला, और क्या तुम्हें किसी बात से कोई फर्क पड़ता भी है, और क्या कोई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है भी? ये सुनकर युआन कहता है, हाँ मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस पर वांग कहता है, क्या मेरी ग्रैंडमा भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी? तो युआन बोलता है, हाँ तुम्हारी ग्रैंडमा मेरे प्रति बहुत काइंड थी, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि मेरे अनुसार तुमने कभी अपनी ग्रैंडमा की केयर नहीं करी जो तुमसे इतना लव करती थी। और अगर तुम कहोगे कि तुम उनसे लव करते थे तो फिर तुम उनसे मिलने क्यों नहीं आए? और वैसे क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं है कि तुम उनके मरने से पहले उनसे नहीं मिल पाए? तुम यहाँ आने पर सबसे पहले अपनी ग्रैंडमा के घर गए थे, वहाँ के ट्री से लेकर वहाँ की कैट, तुम्हें सब कुछ याद है, पर उनके लास्ट मोमेंट पर तुम उनके साथ क्यों नहीं थे? ये सुनकर वांग गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं था? जिस पर्सन ने मुझे यहाँ आने से रोका था वो मेरे डैड थे, लेकिन मेरी ग्रैंडमा के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को हमेशा के लिए खो दिया है, और ये सब होने के बाद ही मैंने अपने डैड के खिलाफ जाने का डिसाइड किया। ये सब सुनकर युआन वांग को एक लेटर देकर कहता है, ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हें देने के लिए बोला था, लेकिन जब तुम यहाँ आए तो तुम मुझसे उनका घर लेना चाहते थे। मैं तुम्हें ये लेटर नहीं देने वाला था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था तुम इसे डिजर्व नहीं करते, पर तुम्हें जानने के बाद मुझे फील हुआ तुम अच्छे पर्सन हो और तुम अपने फादर की वजह से अपनी ग्रैंडमा से मिलने नहीं आ पाए। ये सब बोलकर युआन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जांशु बियान को ट्यूशन पढ़ा रहा था, लेकिन बियान के सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, जहां वो जांशु से कहता है, तुम्हारा मुझे इस तरह पढ़ाकर मेरा कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मॉम बीमार ही रहेंगी और मेरे घर पर लोन शार्क्स आते रहेंगे। ये सुनकर जांशु कहता है, तुम्हारी लाइफ में नए ऑप्शंस ओपन होंगे और तुम्हें इस तरह दोबारा अपनी लाइफ में लोन शार्क से बचकर नहीं भागना पड़ेगा। पर बियान तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके अनुसार उसके फैमिली की कंडीशन इतनी खराब है कि उसके पास पैसे कमाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ वांग अपनी ग्रैंडमा के लिखे लेटर को रीड कर रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, वांग जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। युआन की फैमिली को मैंने अपनी मर्जी से वो घर दिया है, इसलिए तुम गुस्सा मत करना। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, वो भी तुम्हारी तरह लोनली है। सब उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं पर वो कुछ नहीं कहता। मैं जानती हूँ तुम अपने डैड के साथ चले तो गए थे,
लेकिन तुम्हारा दिल होंग टाउन में ही था, इसलिए अपना और युआन की फैमिली का ध्यान रखना। इस लेटर को रीड करके तो वांग बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो भागते हुए युआन के घर जाता है। उसने अभी तक गेट पर नॉक किया भी नहीं था कि तभी युआन की मॉम गेट ओपन कर देती हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो युआन की मॉम उसे इस तरह बारिश में भीगते हुए देख परेशान हो जाती हैं। युआन की फैमिली ने घर के किसी भी सामान को फेंका नहीं था। ये देखकर वांग को काफी अच्छा लगता है। युआन की मॉम वांग को उसकी ग्रैंडमा के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। उन्होंने ही उसकी ग्रैंडमा की टेक केयर करी थी और ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए भी युआन की मदर ने ही पैसे पे किए थे, जो वो अब तक लोगों को पे कर रही थी। ये सब सुनकर तो वांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि कौन ही किसी और के ट्रीटमेंट के लिए पैसे बोरो करता है। वांग की ग्रैंडमा उसके लिए कुछ पैसे बैंक में छोड़कर गई थी, जिसका एटीएम उसे अपने रूम में मिलता है, तो वो सारे पैसे युआन की मॉम को दे देता है। युआन की मॉम वो पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वांग कहता है अब ये पैसे मेरे हैं और मैं ये पैसे आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी ग्रैंडमा का बहुत ध्यान रखा था। ये सब सुनकर तो युआन की मॉम को वो पैसे लेने ही पड़ते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो आज रात वांग युआन के साथ उसके ही रूम में रुकने वाला था। ये सुनकर तो नुओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सोते टाइम युआन वांग को बताता है ग्रैंडमा ने हमेशा मेरी केयर करी है, वो मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती थी। ये सुनकर वांग कहता है अगर ग्रैंडमा ने तुम्हें अपनी फैमिली मान लिया था तो चलो हम भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बोलकर वो युआन से पिंकी प्रॉमिस करता है। अगले दिन वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ वो कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। वांग को युआन से मिंट की खुशबू आती है, तो वो युआन से मिंट टॉफी मांगता है। अगले सीन में वांग को और स्टूडेंट से पता चलता है युआन के पास फोन नहीं है और वो खुद औरों से बात करने की कोशिश नहीं करता। इस वजह से लोग उसे ज्यादातर इग्नोर ही करते हैं। ये सब सुनकर तो वांग पेट दर्द का बहाना बनाकर जानशू के पास जाकर युआन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जहाँ जानशू कहता है तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट कब से आने लगा, जिस पर वांग कहता है वो मेरा डेस्क मेट है, इसलिए उसके बारे में जानना तो मेरे लिए जरूरी है। तो जानशू कहता है इस बारे में तो तुम्हें बियान ही बता सकता है, क्योंकि वो युआन की मॉम के शॉप में काम करता है। वांग ने नोटिस कर लिया था जानशू बियान को काफी अच्छे से ट्रीट करता है, तो वो ये बात अपने भाई से पूछ ही लेता है कि वो बियान को इतने अच्छे से क्यों ट्रीट करता है। ये सुनकर जानशू कहता है मैं उसे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो फालतू के कामों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे, और कभी कभी हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले सीन में वांग बियान से मिलकर युआन और उसकी फैमिली के बारे में उससे सब कुछ पूछ लेता है, जहां उसे पता चलता है युआन के जिंक्स होने के रूमर्स की वजह से वो अपनी मॉम की मदद नहीं कर सकता, इसलिए बियान उसकी मॉम की मदद करता है और अपने सिस्टर की क्लासेस के लिए उसे पैसे कमाने पड़ रहे हैं। ये सब सुनकर वांग नुओ से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है तुम्हारे भाई के पास फोन क्यों नहीं है। तो नुओ उसे बताती है मैं एक्टिंग क्लासेस लेना चाहती हूँ, जो काफी एक्सपेंसिव हैं, और जब मेरे भाई को ये बात पता चली तो उसने मेरी मदद करने का डिसाइड किया, इसलिए उसे जो भी काम मिलता है वो उसे करने के लिए रेडी रहता है। नुओ को बीएल नोवेल्स रीड करना बहुत पसंद है, इसलिए अब वांग नुओ को बहुत सारी बीएल नोवेल्स देकर कहता है ये सब तुम्हारे लिए हैं, पर तुम्हें अपने ब्रदर की हर न्यूज मुझे लाकर देनी होगी। जहां नुओ वांग को बताती है मेरे भाई के शूज पुराने हो गए हैं, तो शायद उसे नए शूज की नीड है। अब बियान से वांग ने सुना था युआन अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए पैदल ही फूड डिलीवर करता है, तो वो युआन के लिए एक मस्त सा स्कूटर लेकर आता है, जिसे तो पहले युआन लेने से मना कर देता है, पर वांग कहता है मैं तुम्हें ये गिफ्ट थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ तुम इस स्कूटर का यूज करके मुझे घर से पिक करके स्कूल ड्रॉप करो, और तुम इसे अपने काम के लिए भी यूज कर सकते हो। तब जाकर युआन उस स्कूटर को चलाने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ बियान जानशू के पास आकर कहता है तुमने लोन शार्क को जितने भी पैसे दिए थे उतने दिन के लिए मैंने तुमसे ट्यूशन ले लिया है, इसलिए अब मुझे यहाँ आने की नीड नहीं है। पर जानशू कहता है मैं जानता हूँ डेट तुम्हारे फादर ने लिया था, लेकिन भरना तुम्हें पड़ रहा है, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हारा सारा डेट क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद तुम जो भी फैसला करोगे वो तुम पर डिपेंड करेगा। जानशू उसे बहुत सारी ऐसे फैमिलीज को दिखाता है जो डेट की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। ये सब देखकर बियान कहता है तुम ये बोलना चाहते हो कि मेरा हाल भी इन सबके जैसा होगा, जिस पर जानशू कहता है तुम्हारी मेंटालिटी भी इन सबके जैसी ही है, स्कूल तुम पढ़ना नहीं चाहते और बिना पढ़े तुम्हारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली, और तुम्हें लोन शार्क्स के लिए ही काम करना पड़ेगा, वो तुमसे जो भी करने को बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा।
क्या पता एक दिन तुम अपने आप को प्रिजन में पाओ। ये सब सुनकर बियान कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी मॉम के लिए मेडिसिन कैसे बाय कर पाऊंगा, वो बहुत बीमार रहती हैं। जिस पर जानशु कहता है, ठीक है, एक डील करते हैं, कल से तुम मेरे पास डेली स्टडी करने आओगे। मैं डेली तुम्हारा टेस्ट लूंगा, जहां हर टेस्ट के तुम्हें 300 युआन मिलेंगे। अगर तुमने अगले टेस्ट में पिछले वाले टेस्ट से ज्यादा स्कोर कर लिया तो मैं तुम्हें 500 युआन एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। इस तरह तुम सेफ रहते हुए स्टडी करने के साथ साथ पैसे भी कमा पाओगे। मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस को भी पे करूंगा। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम स्टडी करना चाहते हो या फिर ऐसे ही औरों के लिए मजबूर होकर काम करना चाहते हो। तभी वहाँ लोन शार्क आकर बियान को उनका कुछ काम करने के लिए कहता है, पर जानशु का ऑफर सुनने के बाद बियान लोन शार्क्स के लिए काम करने से मना कर देता है। अगले दिन नुओ देखती है उनके घर के डोर का लॉक किसी ने ठीक कर दिया है, साथ ही गार्डन भी बहुत क्लीन है, झूला भी ठीक हो चुका है, साथ ही उन दोनों के लिए नए जूते रखे हुए हैं। ये सब देखकर युआन उससे पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? लेकिन नुओ कहती है, बिल्कुल नहीं, क्या पता कोई सीक्रेट हेल्पर हमारी मदद कर रहा हो। ये सब सुनकर तो युआन स्माइल करने लगता है। जहाँ वो आज नए शूज पहनकर स्कूल जाता है, वो वांग से पूछता है, क्या तुमने ये शूज मेरे घर के सामने रखे थे? पर वांग तो एक्सक्यूज बनाने लगता है, कौन से जूते? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब युआन कहता है, कल से मैं इन जूतों को नहीं पहनूंगा क्योंकि तुमने ये मुझे नहीं दिए हैं, क्या पता ये शूज किसी और के हों, तो वांग कहता है, ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम वालों ने दिए हैं तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तो युआन कहता है, प्रोग्राम वाले ब्रांडेड शूज लोगों को कब से इस तरह बांटने लगे। अब बेचारा वांग पकड़ा तो जा चुका था तो क्या ही कहता। दूसरी तरफ बियान ने टेस्ट दे दिया था तो उसे 300 युआन जानशु की तरफ से दे दिए जाते हैं। उसके दांत में पेन हो रहा था और जानशु एक डेंटिस्ट है तो वो बियान का दांत चेक करने लगता है, पर बियान का पूरा ध्यान बस जानशु की ही तरफ था और वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। शाम को वांग दोबारा से युआन के घर जाकर प्लांट्स को पानी देने लगता है, लेकिन युआन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर तो वांग बहाना बनाने लगता है, लेकिन युआन उसे डिनर के लिए अपने घर इनवाइट करता है, जहाँ नुओ अपनी मॉम को बताती है, वांग ने मेरी एक्टिंग क्लासेस के लिए पैसे पे कर दिए हैं और एक्टिंग सीखने के बाद मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। नुओ की मॉम वांग से कहती हैं, तुम्हें ये सब करने की नीड नहीं थी, पर वांग कहता है, वहाँ के टीचर मेरी मॉम के अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए आपको इतनी चिंता करने की नीड नहीं है। जहाँ वो एक फैमिली की तरह साथ में डिनर करते हैं। बर्तन धोते टाइम वांग युआन से पूछता है, तुम्हारे पास फोन क्यों नहीं है? क्या तुम्हारी मॉम स्ट्रिक्ट है? तुम अपने क्लासमेट से कैसे कांटेक्ट करोगे? ये सुनकर युआन कहता है, मुझे उनसे कांटेक्ट करने की नीड नहीं है, मेरे पास फ्रेंड्स ही नहीं है। जहाँ वो अपनी मॉम और सिस्टर की तरफ देखकर कहता है, मेरे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी इस घर में है। ये सुनकर वांग उससे पूछता है, क्या मैं भी उन लोगों में आता हूँ? तो युआन बस स्माइल कर देता है। अगले दिन वांग ने युआन को एक फोन दे दिया था, जहां वो कहता है, तुम मेरे बॉक्सिंग पार्टनर हो, इसलिए मैं जब भी चाहूँ तुम्हें बॉक्सिंग करने के लिए बुला सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास फोन रहेगा तो मैं तुम्हें इजीली कांटेक्ट कर पाऊंगा। ये सब सुनकर तो युआन उसका दिया हुआ फोन एक्सेप्ट कर लेता है। टीचर क्लास में बताती है, अगले महीने एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें हमारी क्लास को परफॉर्म करना है। ये सुनकर तो सारे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ वो वांग को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन वांग कहता है, मेरी एक कंडीशन है, अगर युआन इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा तभी मैं इवेंट को ज्वाइन करने की सोचूंगा। लेकिन युआन को तो सब बैड लक मानते हैं, ऊपर से बास्केटबॉल एक टीम स्पोर्ट है तो उसकी वजह से पूरी टीम हार जाए ये कोई भी नहीं चाहता था, और अगर किसी को चोट लग गई तो मैटर और बढ़ जाएगा। ये सुनकर युआन तो इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। रात को वो सी के किनारे बैठा हुआ था, जहाँ वांग उसके पास आकर कहता है, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था, नुओ से मुझे पता चला तुम यहाँ पर हो, और अगर तुम इवेंट की वजह से परेशान हो तो सबसे पहले उन्हें तुम्हें जिंक्स बुलाने का कोई हक नहीं है। पर युआन कहता है, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने आज तक कुछ भी फेस नहीं किया है। तुम्हें नहीं पता अपने ही फादर को सी में डूबते हुए देखकर कैसा फील होता है, या फिर अपने ही एक लौते फ्रेंड का एक्सीडेंट होते देख
कैसा फील होता है। मैं जब भी औरों को अच्छे से ट्रीट करने की सोचता हूँ, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। पर वांग कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि एक मॉन्स्टर के साथ रहकर कैसा फील होता है। मेरी फैमिली में वो मॉन्स्टर मेरा भाई जांशु था और मेरे फादर उसे मॉन्स्टर बुलाते थे क्योंकि उसे लड़के पसंद है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि असली मॉन्स्टर तो खुद मेरे डैड थे, क्योंकि उनके लिए उनकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। और मेरी ग्रैंडमा की डेथ के बाद मुझे पता चला मैं अपने फादर को कभी भी खुश नहीं कर सकता, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी अपने आप को एक्सेप्ट करो और मेरे लिए तुम मेरी लाइफ में एक फैमिली की हैप्पीनेस लेकर आए हो। और मैं श्योर हूँ अगर तुम मेरे साथ इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम मुझे प्रोटेक्ट ही करोगे। ये सुनकर युआन इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है, पर वो वांग से कहता है लेकिन तुम अपने स्टडीज पर ध्यान दोगे और होमवर्क भी कंप्लीट करोगे, जिसके लिए वांग भी मान जाता है। अगले दिन नुओ युआन को बास्केटबॉल के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखती है, जहां वो अपने भाई को टीज करके कहती है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम बास्केटबॉल खेल रहे हो? कहीं ये वांग की वजह से तो नहीं है? सच में लव किसी को भी बदल सकता है, उसकी पावर अलग ही लेवल की होती है। और वैसे भी स्कूल में सब जानते हैं तुम दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो और मेरी नजरें तुम दोनों पर ही हैं। लेकिन युआन कहता है, पहले तो तुम ये कचरा अपने दिमाग से निकाल दो और अपने काम पर ध्यान दो। अगले सीन में युआन की बास्केटबॉल स्किल्स देखकर सारे स्टूडेंट्स उसे टीम में लेने के लिए मान जाते हैं, जहाँ वो सब साथ में एक मैच खेलते हैं। लेकिन बियान के पैर में मोच आ जाती है और वो अपने पैर को लेकर जांशु के पास जाता है और नर्स उसका ट्रीटमेंट करता है। पर बियान के इतने क्लोज रहने की वजह से जांशु को कुछ कुछ होने लगता है, इसलिए वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए फेस वॉश करने चला जाता है। बियान ने भी सब कुछ नोटिस कर लिया था। वो जांशु के सामान को चेक कर रहा था, जहाँ उसे एक फोटो मिलती है जिसमें नर्स एक लड़के के साथ था। पर जांशु कहता है, उस फोटो को वहीं रख दो और यहाँ से निकलो। ये सुनकर तो बियान उसे टीज करके वहाँ से चला जाता है। उसने ये भी नोटिस कर लिया था कि जांशु अपने कान में एक मशीन लगाता है। इधर वांग और युआन ने जमकर बास्केटबॉल प्रैक्टिस करी थी, जहाँ वांग कहता है, मैच वाले दिन डरना मत और अपने आप पर ट्रस्ट करना। और इसके बाद हमें मैच के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों टीम के बीच मस्त मैच चल रहा था। जांशु भी मैच देखने आया था। युआन की वजह से उनकी टीम ये मैच जीत जाती है। ऊपर से मैच के दौरान कोई भी हर्ट नहीं हुआ था, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो दोनों एंजॉय करते हुए घर की तरफ आ रहे थे। वहीं युआन की मॉम के रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे आकर तमाशा कर रहे थे। वो उसकी मॉम को उस रेस्टोरेंट को खाली करने के लिए बोल रहे थे, जहाँ बियान भी उन गुंडों से पेट रहा था। लेकिन जब युआन और वांग वहाँ आते हैं तो युआन की मॉम गुंडों से कहती है, अगर तुमने मेरे बेटे को टच भी किया तो तुम सब यहीं मरोगे। वांग के कहने पर बियान ट्रीटमेंट के लिए जांशु के क्लिनिक जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जांशु एक कस्टमर के दांतों का चेकअप कर रहा था, जहां वो कस्टमर उसको अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड था। जांशु कुछ कहता, लेकिन उससे पहले ही वहाँ बियान आ गया था, जो उस कस्टमर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। पर ये सुनकर वो कस्टमर कहता है, आजकल के बच्चों के पास मैनर्स की कमी है। पर बियान तो झगड़ा करने पर उतर आता है, लेकिन कस्टमर समझदार था तो वो बियान से लड़ता नहीं है। उसके जाने के बाद बियान जांशु से पूछता है, क्या तुम्हें लड़के पसंद है? ये सुनकर जांशु कहता है, हाँ मुझे पसंद है। जिस पर बियान कहता है, तो फिर वो मैन मैं क्यों नहीं हो सकता? ये सुनकर जांशु कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो बियान कहता है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी तो तुमने मेरी मदद क्यों करी? ये सब चल ही रहा था कि तभी जांशु के कान की मशीन नीचे गिर जाती है, जहां वो बियान से कहता है, मैं एक कान से सुन नहीं सकता। इधर वांग और युआन बारिश में घर जा रहे थे, जहां उनके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, तो वो जाकर एक बोट में छुप जाते हैं, जो युआन के फादर की फिशिंग बोट थी। दूसरी तरफ जांशु बियान का ट्रीटमेंट कर रहा था, जहां वो बियान के पूछने पर उसे बताता है, मेरे फादर ने मुझे हाई स्कूल में बहुत मारा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था मुझे मैन पसंद है। जिस पर्सन को तुमने फोटो में देखा था वो मेरा लवर था, जिसके साथ मैं घर छोड़कर भाग गया था और हम दोनों ने पूरी दुनिया ट्रैवल करी। हम लोगों को मेडिकल हेल्प भी देते थे, पर अब उसने शादी कर ली है और उसका एक बेबी है। ये सुनकर बियान बोलता है, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस पर जांशु कहता है, तुम सिर्फ 19 साल के हो
और पूरी लाइफ तो बहुत लंबी है। तो बियान कहता है इसका मतलब मेरे पास अपने आप को प्रूव करने के लिए काफी टाइम है। इधर वांग युआन से पूछता है सोचो अगर मैं यहाँ से सी में गिर गया तो क्या तुम मुझे बचाओगे? जिस पर काफी सोचने के बाद युआन हाँ कहता है तो वांग पानी में कूद जाता है। ये देखकर तो युआन परेशान हो जाता है, जहाँ उसे चक्कर आने लगता है, पर वो हिम्मत करके वांग को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वांग उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी मदद करता है, जहाँ वो युआन से कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हें पानी से डर लगता है, मैं तो तुम्हारे साथ जोक कर रहा था, तुम पानी में क्यों कूदे? मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम मुझे बचाने वाली बात सच बोल भी रहे हो या नहीं। ये सुनकर युआन कहता है देख लिया अब तुमने। तो वांग उससे पूछता है तुम्हें पानी से इतना डर क्यों लगता है? मुझे तो लगा था तुम्हें सी पसंद नहीं है, इसलिए तुम पानी को इग्नोर करते हो। जहाँ युआन उसे बताता है जिस दिन मैं पैदा हुआ था टाउन में एक फॉर्च्यून टेलर आया था जिसने सबसे बोला था मैं अनलकी स्टार के टाइम पर पैदा हो गया हूँ। लेकिन मेरे डैड ने ये बात नहीं मानी और जब मैं 10 साल का था मैं गलती से बोट से सी में गिर गया। मुझे बचाने के चक्कर में मेरे डैड सी में ही रह गए और उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से टाउन में रूमर्स फैलने लगे कि मैं अनलकी हूँ और उस दिन के बाद से मुझे पानी से डर लगने लगा। ये सुनकर वांग कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। जहाँ वो युआन को अपना एक सीक्रेट बताकर कहता है मैं भी अपने भाई जानशु की तरह ही एक मॉन्स्टर हूँ, क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं। मैं अपने भाई की तरह नहीं बनना चाहता, पर मैं क्या फील करता हूँ ये अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बात मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी से भी शेयर नहीं करी है। हम दोनों ही अब एक दूसरे के सीक्रेट को जानते हैं, इसलिए तुम्हें सैड फील होने की नीड नहीं है। अगले दिन स्कूल में वांग युआन से कहता है क्या तुम मेरे सीक्रेट को जानने के बाद मेरे साथ कंफर्टेबल हो? ये सुनकर युआन स्माइल करके कहता है हम फ्रेंड्स हैं, मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है। आज वांग का बर्थडे था, उसने अपने डैड को मैसेजेस भी करे थे, लेकिन उसके डैड की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। जहां वो रात को क्वेश्चन पूछने के बहाने से युआन के घर जाता है, लेकिन लाइट चली गई थी। तो वांग अपने लाइटर को जलाकर युआन से कहता है ये तुम्हारे लिए है, अगर कभी लाइट चली जाए तो तुम इसे यूज कर लिया करो। ये सुनकर युआन स्माइल करके वांग को हैप्पी बर्थडे विश करके उससे उसका लाया हुआ गिफ्ट देता है। जहां वो दोनों रात को ही स्कूल के स्विमिंग पूल में स्विम करने जाते हैं, क्योंकि वांग युआन का पानी का डर भगाना चाहता था। जहां वो युआन से कहता है तुम अगर इस डर को नहीं भगाओगे तो आगे अगर कोई भी तुम्हारे सामने डूब रहा होगा तो तुम उसे सेव नहीं कर पाओगे। जहां पूल में वांग युआन को उसकी ब्रेथ होल्ड करना सिखाता है, लेकिन जब वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे तब स्कूल टीचर वहां आ जाता है, जिस वजह से वो पूल से बाहर नहीं निकल पाते और वांग युआन की ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने में हेल्प करवाने के लिए उसे वहीं किस कर लेता है। वो हमेशा के लिए तो पूल के अंदर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन दोनों को बाहर आना ही पड़ता है, जिस वजह से उन्हें टीचर की डांट सुनने को मिलती है। लेकिन टीचर की बातों पर उन दोनों का ध्यान था ही नहीं। वांग युआन से कहता है पूल के अंदर मैं तुम्हें ब्रेथ होल्ड करना सिखा रहा था, तुम कुछ और मत समझ लेना, तुम बुक भी रीड कर सकते हो। लोगों को इस तरह ही स्विमिंग करना सिखाया जाता है। पर युआन तो शाय फील करने में बिजी था। अगले दिन उनके स्कूल में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट लिन शी आती है। वो वांग की फियांसे है, ये बोलकर वो युआन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन वांग को ये बात अच्छी नहीं लगती। जहां वो लिनशिया से कहता है ये सब हमारी फैमिली के बीच की डील है और मैं ये सब नहीं मानता। मुझे पता है तुम यहाँ मुझ पर नजर रखने आई हो ताकि मैं जानशु के क्लोज न जा सकूं। पूरे स्कूल में लिनशिया आई है, ये बात फैल चुकी थी। जहाँ जब नुओ अपने भाई और वांग को लंच देने जाती है तो वो भी लिनशिया से मिल लेती है। लिनशिया को देखकर युआन को जेलस तो फील होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता। अगले सीन में विला में लिनशिया वांग से कहती है तुम्हारे डैड नहीं चाहते तुम भी अपने भाई की तरह निकलो, इसलिए उन्होंने बचपन में ही हम दोनों की शादी फिक्स कर दी थी और हम वैसे भी बेस्ट कपल बनेंगे। पर तुम युआन के बहुत क्लोज हो, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। पर वांग कहता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। युआन स्माइल करते हुए वांग के घर ही आ रहा था, लेकिन जब लिनशिया उसके लिए डोर ओपन करती है तो उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। वांग तो युआन को अपने घर पर देख काफी खुश होता है, पर लिनशिया बार बार अपने बचपन के दिनों को याद करके वांग से बातें कर रही थी कि वो दोनों बचपन में एक दूसरे के कितने क्लोज थे और वांग कैसे स्टडीज के लिए लिनशिया पर ही डिपेंड रहता था।
इन सब बातों को सुनकर तो युआन को अब गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो वांग से कहता है अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो तुम्हारी फियांसे लिंशिया तुम्हारे साथ है। ये सब बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। युआन के जाने की वजह से वांग तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे इतना परेशान देखकर लिंशिया वांग से कहती है कहीं तुम भी अपने भाई की तरह तो नहीं हो, क्योंकि अगर तुम उस रास्ते पर चलोगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। पर वांग उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन स्कूल में एक लड़की युआन को बताती है रूफटॉप पर वांग और लिंशिया के बीच झगड़ा हो रहा है। ये सुनकर तो युआन उन दोनों को चेक करने के लिए भागता है। स्टूडेंट्स वांग और लिंशिया के झगड़े की वीडियो बना रहे थे। युआन उन दोनों से आकर बात करता है, जहां लिंशिया के ऊपर एक बॉक्स गिरने वाला था। उसे बचाने के चक्कर में युआन उसे साइड करता है, लेकिन लिंशिया के हाथ पर चोट लग जाती है। ये देखकर तो युआन को पैनिक अटैक आने लगते हैं, क्योंकि दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स उसे जिंक्स कहकर बुला रहे थे। वांग लिंशिया को जांशु के पास लेकर जाता है, लेकिन उसे वहाँ देखकर लिंशिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे टच करना बंद करो। लिंशिया के हाथ में फ्रैक्चर हो रखा था, लेकिन वो तमाशा करने में पीछे नहीं रहती, जहाँ वो स्कूल के स्टूडेंट्स के सामने ही सबसे कहती है इस नर्स को मैन पसंद है। इस पर्सन ने मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे मार डाला, और अब ये यहाँ स्कूल में स्टूडेंट्स को सीड्यूस करने में बिजी है। ये सब सुनकर बियान के साथ वांग को भी गुस्सा आता है, पर जांशु कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपने इंजरी पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ वो वांग को लिंशिया को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। अब इतना बड़ा तमाशा हो चुका था तो जांशु का स्कूल में काम करना पॉसिबल नहीं था, पर बियान प्रिंसिपल से कहता है जांशु की क्या गलती है, वो लोगों की लाइफ को सेव करता है, इसका उसकी लव लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पर जांशु उसे रोककर प्रिंसिपल से कहता है ये थोड़ा इमोशनल पर्सन है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगले सीन में जांशु बियान से कहता है स्कूल में काम करना मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, मेरा असली काम डेंटिस्ट का है, और जहाँ तक लिंशिया की बात करें, उसने जो कुछ भी बोला वो सही था। मैं और उसका भाई लिनफान लवर्स थे, हम दोनों घर से भागकर खुश रहना चाहते थे, और उस टाइम लिंशिया ही वो पर्सन थी जिसने हम दोनों के रिलेशनशिप को सपोर्ट किया था। ये सुनकर बियान कहता है कहीं लिंशिया का भाई वो तो नहीं था जो तुम्हारे साथ फोटो में था, पर उस लड़के ने तो तुम्हें डंप करके शादी कर ली थी। लेकिन जांशु कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो मेरी वजह से मर चुका है, हम एक साथ बहुत खुश थे, हम हर जगह ट्रैवल करके लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन 3 साल पहले हम तिब्बत के माउंटेन्स पर मेडिकल सर्विसेज देने गए थे। बर्फ गिर रही थी और एक छोटा बच्चा बीमार था जिसे ट्रीटमेंट की नीड थी। लिनफान इतने स्नो में बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे जिद करने पर वो मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो गया, पर तूफान में वो बर्फ के नीचे दब के मर गया और मैं जिंदा बच गया। इसलिए लिंशिया का कहना बिल्कुल ठीक है, मैं लिनफान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुनकर बियान कहता है वो एक एक्सीडेंट था, अगर तुम रियलिटी को फेस नहीं करोगे और लोगों से बचकर भागोगे तो तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह नहीं जी पाओगे, इसलिए मूव ऑन करना सीखो और फाइट बैक करो। अगर तुम ये बोल रहे हो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो ये सब झूठ है। जहाँ वो जांशु को वहीं किस कर लेता है और हमें उन दोनों के बीच मस्त रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में युआन लिंशिया को विजिट करने आता है, जहाँ वांग लिंशिया से बोल रहा था मैं अपने भाई का रास्ता कभी भी नहीं चुनूंगा। ये सुनकर तो युआन फ्रूट्स को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि इस बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। वांग को भी पता था कि युआन उनसे मिलने हॉस्पिटल आया था, जहाँ वो उसे बहुत सारे मैसेजेस करता है, लेकिन युआन उसके टेक्स्ट का कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन जांशु के बारे में पूरे स्कूल में न्यूज फैल चुकी थी, जहाँ लोग बातें कर रहे थे कहीं वांग भी अपने भाई की तरह ही तो नहीं है, क्योंकि वो युआन के साथ ही घूमता रहता है। युआन की वजह से लिंशिया को चोट लगी थी तो सब उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। स्कूल में वांग युआन से कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, अगर ये सब उन वीडियोस की वजह से है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। पर युआन कहता है लिंशिया मेरी वजह से हर्ट हुई है और वो तुम्हारे फियांसे भी है, इसलिए तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेरा तुम दोनों के बीच में आना गलत है। ये सुनकर वांग कहता है ठीक है, तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। दूसरी तरफ नुओ को 2 लड़कियां ये बोलकर बुली कर रही थी उसका भाई युआन बैड लक है, उसने लिंशिया को हर्ट किया, ऊपर से वो मैन को भी पसंद करता है। ये सब सुनकर नुओ गुस्से में उन दोनों लड़कियों की कंप्लेन अपने भाई से करने जाती है, लेकिन उसके भाई के क्लास के सामने तो अलग ही हल्ला मचा हुआ था।
जहाँ नु अपने आप से कहती है ये सब लिंशिया का करा धरा है। युआन अपने बारे में गलत सुनकर याद करता है कि कैसे उसका एक ही फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम शियांग बे था, लेकिन एक रात जब शियांग बे युआन से मिलने आ रहा था तब उसका कार से एक्सीडेंट हो गया और वो अब्रॉड चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी मॉम से बोला था युआन उसका सिर्फ क्लासमेट है और कुछ नहीं, यानी कि उसने युआन को अपना फ्रेंड मानने से मना कर दिया था और ये बात कहीं ना कहीं युआन को काफी हर्ट हुई थी। दूसरी तरफ नुओ गुस्से में लिंशिया से हॉस्पिटल में मिलने जाती है, जहां वो कहती है मेरे भाई ने तुम्हें सेव किया था लेकिन तुम्हारी वजह से सब ये बोल रहे हैं उसने तुम्हें हर्ट किया है। जहां लिंशिया कहती है हाँ ये सब मेरा करा धरा है, तुम्हारा भाई वांग के बहुत क्लोज है इसलिए मैंने अपने आप को खुद हर्ट कर लिया और लोगों को वीडियो बनाने के लिए हायर किया था। क्या तुम मुझसे ये सब सुनना चाहती थी? वैसे तुम बहुत क्यूट हो, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं अपने आप को हर्ट क्यों करूंगी? मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई मुझे सेव करना चाहता था और ये मेरा बैड लक था कि उसके बचाने के बाद भी मुझे चोट लग गई। और कल मैंने वांग से बात करी थी, उसने मुझे बताया वो युआन को लाइक करता है और वो खुलकर ये बात एक्सेप्ट करेगा कि वो मैन में इंटरेस्टेड है, वो जानशु की तरह भागेगा नहीं। और उस दिन स्कूल में मैंने गुस्से में जानशु को कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया था जिस वजह से सब तुम्हारे भाई को भी परेशान करने में लगे हुए हैं। मानती हूँ युआन की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के पीछे मेरा ही हाथ है। अब तो युआन की मॉम के रेस्टोरेंट में भी आकर लोग उसकी मॉम को बुरा भला बोल रहे थे। वांग युआन से मिलने आता है तो युआन कहता है मैं बस ये चाहता हूँ तुम मुझसे दूर हो जाओ, अपने विला वापस चले जाओ और यहाँ आना बंद कर दो। तुम और तुम्हारे भाई की वजह से मेरे बारे में भी गलत रूमर्स फैल रहे हैं। जिंक्स होना क्या कम था, अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुझे मैन पसंद है। मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ इसलिए मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। ये सुनकर वांग कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो, राइट? तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसलिए तुम मुझे दूर जाने को बोल रहे हो। उन दोनों के बीच आगे कुछ बात होती कि तभी शियांग बे वहां आकर युआन को अपने साथ ले जाता है। वो अब्रॉड से वापस आ चुका था। अगले सीन में वांग अपने भाई के पास आकर कहता है युआन की मॉम को कुछ लोग जबरदस्ती शॉप खाली करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जिस पर जानशु वांग को अपने लॉयर फ्रेंड का कार्ड देकर कहता है तुम युआन की मॉम को इस पर्सन को कांटेक्ट करने के लिए बोलना। अपने भाई को अभी भी टाउन में देखकर वांग पूछता है क्या तुम यहाँ से दूर नहीं जाने वाले? जिस पर जानशु कहता है पास्ट में मेरे साथ जब भी ऐसा कुछ होता था मैं भाग जाता था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला। इस बार मैं प्रॉब्लम का सामना करूंगा और बियान को भी प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन युआन शियांग बे से पूल के सामने बैठकर बातें कर रहा था, जहाँ शियांग बे कहता है पास्ट में मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की नीड नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं टूर्नामेंट में कम्पीट नहीं कर सकता इसलिए मैं यहाँ असिस्टेंट कोच बनकर वापस आया हूँ और मैंने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्रीटमेंट के टाइम मेरा फोन मेरी मॉम के पास था और जब पूरी तरह से मैं ठीक हो पाया और मुझे मेरा फोन मिला तब तक तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया था। और वैसे अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम मेरी स्विमिंग टीम के मैनेजर बन सकते हो। ये सुनकर युआन कहता है सोचकर बताता हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नुओ लिंशिया से मिलने आए थे, जहाँ वो कहते हैं आजकल जो भी बियान को स्कूल में कुछ गलत बोलता है तो वो उसका मुंह तोड़ देता है। वांग आजकल स्टडीज में बहुत बिजी है और मेरा भाई क्लासेस स्किप कर रहा है क्योंकि वो शियांग बे की स्विमिंग टीम के लिए मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। ये सब सुनकर लिंशिया कहती है वांग इतना चुप क्यों है, क्या वो तुम्हारे भाई को ऐसे ही जाने देगा? जिस पर नुओ कहती है वो तो देवदास बनकर घूम रहा है। लिंशिया ने नुओ की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी, जहाँ नुओ कहती है अभी तो तुम्हारा हाथ ठीक भी नहीं हुआ है, तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, सच में तुम एक मस्त आर्टिस्ट हो। रात को वांग युआन की मॉम से मिलकर उन्हें अपने भाई का दिया हुआ कार्ड दे देता है, जहां वो कहता है वो लोग आपको जो भी दें उसे अपने पास रख लेना, टाइम आने पर हम सीधे लॉयर को कांटेक्ट करेंगे। वो ये बात युआन को भी बताने जा रहा था जो शियांग बे के साथ पूल में काम कर रहा था। इधर शियांग बे युआन से बोल रहा था मैं 2 साल अब्रॉड में था, मैंने बहुत कुछ नया ट्राई किया लेकिन मुझे पता चला कि मैं अब भी स्विमिंग से ही ज्यादा प्यार करता हूँ। एक बार जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे इजीली जाने नहीं दे सकता। जहाँ वो नोटिस करता है युआन को अब पानी देखकर पैनिक अटैक नहीं आते हैं तो वो कहता है तुम्हारी फोबिया दूर करने में क्या वांग ने तुम्हारी मदद करी थी? ये बोलकर वो सीधे युआन से अपना लव कन्फेस कर देता है, लेकिन युआन तो पूल में गिर गया था। जहाँ शियांग बे उसे बचाने के लिए पूल में जंप करता है, लेकिन युआन को ऐसा लग रहा था
वांग उसके पास आ रहा है। कुछ देर बाद वांग पूल में युआन से मिलने आता है, लेकिन उसे शियांगबे के इतना क्लोज देखकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में वांग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, जहां बियान उसे रोक कर कहता है ये सब करना बंद करो, युआन पूरे टाउन में तुम्हें ढूंढ रहा है। लेकिन वांग उस पर गुस्सा करके कहता है वो तो अपने पुराने क्रश के साथ बिजी था। ये सुनकर बियान कहता है मुझ पर गुस्सा करना बंद करो, और तुम्हारे अंदर दम है तो युआन को जाकर बताओ कि तुम उसे कितना लाइक करते हो। पर वांग तो ड्रंक था, जहां वो कहता है युआन ने तो मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे मैन पसंद नहीं है, तो वो शियांगबे के साथ क्या कर रहा था। तब तक जांशु युआन को लेकर वहां आ जाता है। युआन वांग से कहता है मैंने शियांगबे को रिजेक्ट कर दिया है, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन वांग तो रोते हुए सो चुका था, तो युआन वांग को अपनी बैक पर कैरी करके वहां से ले जाता है। बियान जांशु से कहता है मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम लोगों के ताने सुनने के बाद मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले तो नहीं जाओगे। जिस पर जांशु कहता है इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर मैं कहीं जाऊंगा भी तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। इधर वांग को अपने घर लाने के बाद युआन भी उसके बगल में ही सो जाता है। अगली सुबह जब वांग की नींद खुलती है तो वो अपने आप को युआन के रूम में देखकर कल रात के युआन के कन्फेशन को याद करके स्माइल करता है। पर कल रात उसने इतनी ड्रिंक करी थी तो हैंगओवर होना नॉर्मल सी बात थी। युआन ने उसके लिए हैंगओवर सूप बनाया था, जिसे वो खुद ही वांग को पिलाने लगता है। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बियान को बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे, लेकिन तभी नुओ वहाँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ आकर उन स्टूडेंट्स से कहती है तुम औरों को जज करना बंद करो और अपने काम से मतलब रखो। लिंशिया भी नुओ का साथ देती है, लेकिन तभी जांशु वहाँ आकर सारे स्टूडेंट से कहता है मुझे पता है तुम सबको मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, पर मैं ऑलरेडी रिजाइन दे चुका हूँ। बियान और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैंने ही उसे परस्यू किया था, और मैं होप करता हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगा और ये हम दोनों के बीच का मैटर है। ये बोलकर वो वहीं बियान को सबके सामने किस कर लेता है। वांग और युआन भी दूर से ये सब कुछ देखकर शॉक में थे, और स्टूडेंट्स का रिएक्शन तो कुछ अलग ही लेवल का था। रात को युआन और वांग के सारे फ्रेंड्स लिंशिया का हाथ ठीक होने की खुशी में पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी अपने बॉस से कहता है सबने शॉप खाली करके हमारे साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया है, लेकिन युआन की मॉम मना कर रही हैं और अब जान फैमिली भी इसमें शामिल हो चुकी है। ये सुनकर उस आदमी का बॉस कहता है तो युआन की मॉम की शॉप को पूरी तरह तोड़ दो। इधर युआन को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है उसकी मॉम बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि कुछ लोग दोबारा से युआन की मॉम की शॉप में उन्हें शॉप खाली करने के लिए बोलने आए थे। युआन और वांग तो शॉप की तरफ भागते हैं और बचे हुए लोग हॉस्पिटल जाते हैं। इधर शॉप पूरी तरह टूट चुकी थी। वांग भी युआन के साथ वहां पहुंच गया था, जहां वो थोड़ी देर गुंडों से लड़ता है, लेकिन उसे नाइफ से कट लग चुका था, तो युआन उसे लेकर वहां से भागता है और इसके बाद हम उसे विला में देखते हैं। वांग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, तो युआन ही उसके वुंड को ट्रीट करता है। रात का अंधेरा था, दो लवर्स साथ थे और उनके बीच रोमांस ना हो ये तो इम्पॉसिबल सी बात थी, जहां हमें उन दोनों के बीच मस्त रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ बियान और जांशु भी साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। अगले सीन में युआन की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन शॉप टूट चुकी थी, तो उन्हें नई शॉप खोलने का आइडिया जांशु देता है। जिन लोगों ने वांग और युआन की मॉम को हर्ट किया था उनके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हो चुका था, बस अब कंपेंसेशन का वेट था। और अगले सीन में हम हर किसी को न्यू शॉप को डेकोरेट करते हुए देखते हैं, जहां वो अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए पैम्पलेट बांटते हैं। अगले सीन में फाइनली उनका नया रेस्टोरेंट ओपन हो चुका था, जहां फूड खाने बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। पर युआन की हेल्प करते टाइम वांग को चक्कर आने लगता है, लेकिन वो अपनी पॉकेट में से मेडिसिन निकाल कर खा लेता है। युआन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, तो वांग बहाना बना देता है मैं तो विटामिन की गोली खा रहा था और कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद वो साथ में डिनर करते हैं, साथ ही एक साथ ग्रुप फोटो क्लिक करने वाले थे, लेकिन तभी वांग बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम उन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बता देता है वांग को ब्रेन ट्यूमर है और हमें जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी होगी। और क्या पेशेंट को ये बात पता है? युआन मना करता है। यहाँ भी युआन को ऐसा लग रहा था उसके अनलकी होने की वजह से वांग के साथ ऐसा हुआ है। अगले सीन में वांग के होश में आने के बाद युआन उससे पूछता है तुम सब जानते थे कि तुम्हें क्या इशू है, फिर भी तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई? मुझे बताकर कुछ भी ठीक नहीं होगा और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा।
क्या तुम यही सोच रहे थे, या फिर तुमने मेरे साथ कभी भी एक सिक्योर लाइफ का ड्रीम नहीं देखा है? जिस पर वांग कहता है, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे पहली बार अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तब मैं बहुत डर गया था। मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गया और इसके बाद मैं तुमसे मिला। जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो बेस्ट था। ये सब सुनकर युआन रोते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी वहाँ बियान और जानशु भी आ जाते हैं। जानशु वांग से कहता है, डैड यहाँ आने वाले हैं। लेकिन वांग कहता है, तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? वो मेरी केयर नहीं करते हैं। क्या तुम चाहते हो मरते हुए भी मैं उनकी शक्ल देखकर मरूं? वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन युआन कहता है, तुम अभी अपने डैड से गुस्सा हो, तुम उनकी केयर और अटेंशन पाना चाहते हो, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। लेकिन ठीक होने के लिए तुम्हें उनकी नीड है। वो तुम्हें बेस्ट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। पर वांग को तो इस बात का डर था, कहीं उसके फादर युआन और उसकी फैमिली को हर्ट ना करें और कहीं उसे युआन से अलग ना होना पड़ जाए। अगले सीन में वांग के डैड उसके हॉस्पिटल रूम में आकर कहते हैं, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? चलो प्लेन रेडी है, सर्जरी के लिए जिंगजो चलो। पर वांग जाने से मना कर देता है, जहां वो युआन को अपने डैड के सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं युआन से लव करता हूँ, ये मेरी लाइफ और मेरी चॉइस है। ये सुनकर वांग के डैड युआन को रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वांग युआन का हाथ नहीं छोड़ता। जहाँ वो अपने डैड से कहता है, अगर आप मुझे जिंगजो ले जाना चाहते हो तो युआन भी मेरे साथ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं यहीं मरने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपने मुझे कभी भी अपना बेटा नहीं माना है। ये सुनकर तो वांग के डैड उसे जोर का थप्पड़ मारते हैं, लेकिन युआन बीच में आ जाता है। जहाँ वो वांग से कहता है, तुम्हारे डैड डॉक्टर लेकर आए हैं तो चुपचाप चेकअप करवाओ, मैं तुमसे दोबारा मिलने वापस आऊंगा। कुछ देर बाद युआन वांग के लिए फूड लेकर आता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे रूम में ही नहीं जाने देते। जानशु भी रूम की तरफ ही आ रहा था तो वो युआन से फूड का बॉक्स ले लेता है। जहाँ वो युआन से कहता है, टेस्ट के रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं और हमें वांग को सर्जरी के लिए जिंगजो जाने के लिए मनाना होगा। तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं वांग से बात करता हूँ। जहाँ वो रूम में आने के बाद वांग को स्कूटर की दे देता है। बॉडीगार्ड्स को भी उसने रूम के बाहर से हटा दिया था और वांग सीधे स्कूल जाता है, जहाँ वो युआन को स्कूल बंक करने के लिए बोलता है और वो मस्त घूमने जाते हैं। इसके बाद वो साथ में सनसेट देखते हैं। वांग की ग्रैंडमा ने बोला था, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो मैं सी की वेव बन जाऊंगी। तो वो जोर जोर से अपनी ग्रैंडमा से कहता है, मैं अपने साथ अपने लवर को यहाँ लेकर आया हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। जहाँ युआन भी वांग की ग्रैंडमा से कहता है, मैं वांग की बहुत अच्छे से केयर करूंगा। वांग तो युआन को वहीं किस करने वाला था, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम युआन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां जानशु वहां आकर युआन से कहता है, वांग ने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया है। ये सुनकर युआन वांग के पास जाकर कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था हम डेली साथ में सनराइज देखेंगे, लेकिन अब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। जिस पर वांग कहता है, सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं और मैं ब्लाइंड और डेफ भी हो सकता हूँ। ये सुनकर युआन कहता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम सर्जरी के लिए रेडी हो जाओ, कम से कम मेरे लिए मान जाओ। तो वांग भी सर्जरी करवाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में युआन टेम्पल विजिट करने जाता है, क्योंकि इस टाइम पर भगवान की ब्लेसिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मंक ने युआन को एक नोट दिया था जिसमें लिखा था, 12 दिसंबर को 4:15 पर शाम के जिस जगह पर कॉमेट गिरेगा तुम्हें उस प्लेस पर अपनी विश मांगनी है, तभी फेट चेंज होने के चांसेस हैं। अगले सीन में वांग के फादर युआन के पास आकर उसे चेक देकर कहते हैं, पकड़ो इन पैसों को और मेरे बेटे से दूर हो जाओ। पर युआन पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन वांग के फादर कहाँ हार मानने वाले थे। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी मॉम की शॉप को और भी अच्छे प्लेस पर खुलवा सकता हूँ, जहाँ वो बहुत सारे पैसे अर्न करेंगी, और तुम्हारी सिस्टर जो एक्ट्रेस बनना चाहती है उसके ड्रीम को भी मैं पूरा कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानने से मना कर दिया तो जिस घर में तुम रह रहे हो वो मेरी मॉम का ही है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकता हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वांग तुम्हारी वजह से अभी तक इसी टाउन में है, इसलिए जल्दी से मेरे दिए हुए पैसे पकड़ो और उसकी लाइफ से चले जाओ। पर अपना युआन तो पैसे लेने से मना कर देता है। अगले सीन में युआन वांग से मिलने विला जाता है, जहाँ वांग उससे पूछता है, मेरे डैड तुमसे मिलने गए थे राइट, तो उन्होंने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए? ये सुनकर युआन कहता है, बहुत ज्यादा, उन पैसों से मेरी पूरी लाइफ बदल सकती है, पर मैंने पैसे लेने से मना कर दिया
क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे गंदे लड़के के साथ रहना चाहता हूँ जो बार बार हॉस्पिटल से भाग कर आ जाता है। ये सुनकर वांग कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ मेमोरीज क्रिएट कर रहा हूँ। जहाँ वो युआन को एक प्लेस पर लेकर आता है जहाँ वो अलग अलग कपड़ों में बहुत सारी कपल फोटोज क्लिक करवाते हैं और फोटोज खींचने का काम लिंशिया और नुओ का था। इसके बाद वो सारे फ्रेंड्स सी के पास आते हैं और आने वाले 10 साल में वो अपने आप को क्या अचीव करते हुए देखना चाहते हैं, बस यही विश मांग रहे थे। जहाँ वांग और युआन तो अपने लव के लिए विश मांगते हैं और बाकी के लोग अपने अपने करियर और लव लाइफ के लिए विश मांगते हैं और इसके बाद वो फायरवर्क्स लाइट करते हैं। अगले सीन में युआन वांग के गले के लॉकेट को देखकर पूछता है, ये तुम्हें किसने दिया था? मैंने तुम्हें कभी भी इसे उतारते हुए नहीं देखा है। जिस पर वांग कहता है, ये मैंने बॉक्सिंग मैच में जीता था। जहां वो अपने लॉकेट को युआन को दे देता है। वांग युआन को अपना लकी स्टार बुलाता है। दूसरी तरफ नुओ ने अपने हाथों से लिंशिया के लिए एक क्यूट ब्रेसलेट बनाया था। जहां वो लिंशिया को वो ब्रेसलेट दे देती है। लिंशिया को जिंगजो वापस जाना था। जब वो ये बात नुओ को बताती है तो नुओ उससे अपना लव कन्फेस कर देती है। वो भी लिंशिया के साथ जाना चाहती थी और लिंशिया भी हैप्पी हैप्पी उसका लव एक्सेप्ट कर लेती है। इधर युआन और वांग एक दूसरे की बॉडी पर स्टार और मून दोनों का ही सेम टैटू बनाते हैं, जिसमें मून वांग को रिप्रेजेंट करता था और स्टार युआन को। कॉमेट गिरने की न्यूज हर जगह फैल चुकी थी। कहा जा रहा था जिस दिन कॉमेट गिरेगा उस दिन बहुत तबाही होगी। अगले दिन युआन हमेशा की तरह वांग के लिए हॉस्पिटल में लंच लेकर आता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे रूम में ही नहीं जाने देते। तो इस बार युआन उसे हॉस्पिटल के नीचे से आवाज लगाता है और वांग उसकी बालकनी से रूम में आने में मदद करता है। तभी वांग के डैड उसके रूम में आते हैं क्योंकि वांग ट्रीटमेंट लेने से बार बार मना कर रहा था और युआन बेड के नीचे छुपा हुआ था। वांग के डैड उससे बोलते हैं, अभी तुम यंग हो, चुपचाप ट्रीटमेंट करवाओ और कॉपरेट करो। युआन नाइट को वांग के साथ ही स्पेंड करता है। अगले दिन युआन को स्कूल जाना था, जहां वांग उसे जाने से मना करता है, लेकिन तभी वांग के डैड वहां आ जाते हैं जो अपने बॉडीगार्ड्स को युआन को रूम से बाहर ले जाने को कहते हैं। इसके बाद वो युआन से कहते हैं, वांग की कंडीशन दिन ब दिन बेकार हो रही है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो हमें उसे जिंगजो लेकर जाना होगा, पर वो तुम्हारी वजह से जाने से मना कर रहा है और मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मेरी रेपुटेशन के बारे में भी सोचना है। ये सुनकर युआन कहता है, ठीक है, मैं उसे जिंगजो जाने के लिए मना लूंगा। जिस पर वांग के डैड कहते हैं, पर उसे शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसके साथ नहीं जाने वाले। अगले सीन में युआन सीधे जांशु के पास जाता है, जहां जांशु कहता है, मेरे डैड ने जो भी तुमसे वांग की कंडीशन के बारे में बोला है वो सब कुछ सच है। ऊपर से यहाँ कॉमेट भी गिरने वाला है, इसलिए अपनी मॉम के पास जाओ और टाउन से दूर चले जाओ। मैं और बियान भी यहाँ से जाने वाले हैं। युआन की मॉम भी टाउन से जाने के लिए सामान पैक कर रही थी। नुओ को तो इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं था। युआन घर आने के बाद अपनी मॉम और सिस्टर से सामान पैक करने के लिए बोलता है। रात को युआन अपनी मॉम से पूछता है, क्या आपको कभी मुझे पैदा करने का रिग्रेट हुआ है? मेरी वजह से डैड की डेथ हो गई थी। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें सेव करने के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगा दी थी और जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। अगले दिन वांग अपने डैड से कहता है, अगर युआन मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं कहीं नहीं जाने वाला और वैसे भी जिंदा रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ उसके डैड उसे जोर का थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर वांग अपने डैड पर गुस्सा करके कहता है, आप मुझे भी जांशु की तरह डेफ बना दो। आपको क्या लगता है मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता? आपके रूम में जो फोटो है उसमें दूसरा आदमी कौन है? आपका उससे क्या रिलेशन था? क्या आप मुझे बता सकते हो उन दोनों के बीच झगड़ा होता कि तभी युआन वहां आकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। जहां वो वांग के डैड को रूम से बाहर भेजकर वांग से कहता है, तुम्हारे डैड ने बोला है अगर तुम जिंगजो जाकर अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओगे तो वो हम दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए जाने के लिए रेडी हो जाओ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं और मुझे मेरी मॉम की शॉप चलाने में उनकी मदद करनी है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और जब मेरा सिलेक्शन जिंगजो की यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तब हम दोबारा मिलेंगे और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वो वांग को एक गिफ्ट भी देता है और कहता है, तुम इस बॉक्स को तभी ओपन करना जब तुम मुझे बहुत मिस करोगे और ठीक होने पर ध्यान देना। और इसके बाद वांग कार में बैठकर वहां से चला जाता है। आज के दिन ही कॉमेट गिरने वाला था और हर तरफ सायरन बज रहे थे। ये सुनकर वांग अपने डैड से इसका रीजन पूछता है। बियान, जांशु और नुओ भी जाने के लिए रेडी थे। नुओ वांग को बताती है, मेरी मॉम ने मुझे जिंगजो जाने के लिए बोल दिया है, लेकिन युआन का कुछ अता पता नहीं है। पूरा टाउन खाली हो चुका है
है। ये सुनकर वांग युआन को ढूंढने जाने लगता है, पर बॉडीगार्ड्स उसे रोकते हैं और उसके हाथ से बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें उन दोनों की बहुत सारी पिक्स थी और कुछ सामान था। जो नोट मंक ने युआन को दिया था वो भी उसी बॉक्स में था। नोट रीड करके वांग अपने डैड से कहता है वो मेरे लिए विश मांगने गया है। कॉमेट गिरने वाला है और मैं उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। बॉडीगार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जानशू अपने डैड को रोक कर कहता है वांग जो भी करना चाहता है उसे करने दो। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं और हम आपसे ज्यादा ब्रेव हैं। उन दोनों के डैड का भी एक लवर हुआ करता था, पर डर की वजह से उनके डैड ने शादी करके अपना घर बसा लिया। पर जानशू और वांग को देखकर वो फाइनली उनका लव एक्सेप्ट करने के लिए मान जाते हैं। इधर बीच रास्ते में ही वांग के स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है, तो वो भागते हुए ही युआन को ढूंढने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके डैड वहां आकर उसे कार में बैठने को बोलते हैं ताकि वो युआन को ढूंढने में लेट न हो जाए। जहां वांग के डैड उससे कहते हैं अगर तुम चाहते हो तुम युआन के साथ रहो तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, तभी मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करूंगा। कुछ देर बाद वांग भागते हुए उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर युआन वांग की हेल्थ के लिए विश मांग रहा था और हम कॉमेट को गिरते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।